नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। शिवलिंग की एएसआई से कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में पूजा करने का अधिकार भी मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में 7 लोगों ने दाखिल की है याचिका। 21 जुलाई को याचिका पर सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि शिवलिंग की एएसआई से कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञानवापी मामले को लेकर के बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका दायर की गई है जिसमें पूजा के अधिकार की भी बात कही गई है। पूजा के अधिकार का दावा किया गया है और मांग की गई है याचिका में कि दरअसल पूजा करने का अधिकार दिया जाए। कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। शिवलिंग से एएसआई कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है। शिवलिंग की एएसआई द्वारा कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में पूजा करने का भी अधिकार मांगा गया है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 7 लोगों ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में 7 लोगों ने दाखिल की है याचिका। बड़ी अपडेट वाराणसी से आ रही है जो आपको हम बता रहे हैं कि 21 जुलाई को याचिका पर सुनवाई होगी। दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर के लगातार मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब इसी बीच 7 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें यह कहा गया है कि दरअसल उनको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और इसके साथ ही शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए। एएसआई से कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और पूजा करने का अधिकार मांगा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी के राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के राणा, जिस तरीके से लगातार ज्ञानवापी मामले को जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन अब इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट का भी 7 लोगों ने रुख किया है। कहा जा रहा है कि उनको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। और क्या कुछ जानकारी है इस मामले पर? देखिए योगेश, इस बात की मांग लगातार पहले से की जा रही है कि पूजा करने की मांग की जाए और साथ ही जिस तरह से तमाम हिंदू संगठन और साथ ही जो अधिवक्ता है और अभिषेक शर्मा ने भी इस बात को कहा कि पूजा करने का जो अधिकार है वो दिया जाए, इसका लाइव प्रसारण भी किया जाए ताकि सबको दिखाया जा सके। साथ ही इसमें जो एक अहम याचिका और आज की गई है वो कार्बन डेटिंग को लेकर की गई है। कार्बन डेटिंग का अगर जिक्र किया जाए तो ये किसी भी मनुष्य, किसी भी पौधे या फिर पुरातत्व विभाग इसका इस्तेमाल करता है कि किसी भी वस्तु की आयु को जांचने के लिए, यानी कि आखिर वो कितनी पुरानी और कितनी नहीं। कार्बन डेटिंग के आधार की जो अर्ध आयु सीमा है वो 5730 वर्ष है। इसके आधार पर जांचा जाता है, यानी कि अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 का इस्तेमाल किया जाता है और उसके आधार पर जांच की जाती है, क्योंकि ऐसा मानना है। अगर इसकी बात की जाए तो ये 1949 में इसकी शिकागो ने इसका आविष्कार किया था और 1960 में उन्हें रसायन विज्ञान की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया था। अब इसकी जो विधि है और इसका जो मेथड है और जो माना जाता है वो यूं माना जाता है कि अगर कोई किसी भी मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो जितनी तेजी के साथ उसमें से कार्बन नष्ट होता है उतनी ही तेजी के साथ अस्थिर कार्बन को वो, यानी कि जो अनस्टेबल कार्बन होता है उसको उतनी ही तेजी के साथ यानी कि अवशोषण भी उसका करता है। तो इसी के आधार पर इसकी जांच की जाती है कि कितनी तेजी के साथ नष्ट हो रहा है कार्बन उसके शरीर के भीतर से और कितना हो चुका है, या फिर कितनी तेजी के साथ उसने कार्बन को जो है अवशोषित किया है। उसके आधार पर उन दोनों के बीच के अनुपात को निकाला जाता है और उसके आधार पर यह जांचा जाता है कि आखिर इसकी एग्जैक्ट आयु क्या हो सकती है। उसी के आधार पर इसको लेकर भी अब यूं ही कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाएगी, यानी कि उस शिवलिंग के भीतर कितना कार्बन नष्ट हुआ है और कितना कार्बन जो अनस्टेबल कार्बन है उसको उसने कितनी तेजी के साथ अवशोषित किया है। उन दोनों के बीच के रेशो को निकाला जाएगा और उसके आधार पर फिर यह जांच की जाएगी कि आखिर ये कब बना था और कब से ये स्थापित है उस जगह पर, जिसके आधार पर एक एग्जैक्ट आयु और एग्जैक्ट समय सीमा बताई जाएगी कि उस समय से ये निर्धारित है, ताकि उसके आधार पर ही इस बात को पुख्ता किया जा सके कि जो दावे दोनों पक्ष अपने अपने कर रहे हैं। जिस तरह से मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो फवारा है, वहां मस्जिद थी, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का दावा यह है कि वो शिवलिंग है
और यहाँ पर मंदिर था और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ मंदिर था, मंदिर के कुछ हिस्से को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी, इसलिए कुछ जो उसकी संरचना है वो मस्जिद ऐसी दिखाई देती है। अब अगर कार्बन डेटिंग होती है तो उससे इस बात को एकदम तैयार मिलेगी और उस बात से ये पुख्ता हो जाएगा कि आखिर दावा किसका ज्यादा सच है। योगेश। बिल्कुल के राणा, जिस तरीके से कार्बन डेटिंग का आपने बताया कि किस तरीके से कार्बन डेटिंग की जाती है और उससे किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि दरअसल इसकी आयु क्या है और कितने पुराने शिवलिंग है, ये भी पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग कराए जाने की लगातार जो मांग अब की जा रही है और इसकी आवाज जो है बुलंद होती नजर आ रही है। ऐसे में अगर मुस्लिम पक्ष का जिक्र करें तो मुस्लिम पक्ष क्या इसके समर्थन में नजर आ रहा है क्या? देखिए, समर्थन तो इसका करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि अगर इस बात का एक सही पता लगाना है, क्योंकि दावे तो कोई भी कर सकता है और किसी भी बात को लेकर दावा किया जा सकता है, लेकिन उस दावे में सच्चाई कितनी है, इस बात को जांचने के लिए जांच होना बेहद जरूरी है। और इसी के आधार पर एक जो सबसे सटीक रास्ता बचता है वो कार्बन डेटिंग का बचता है। तो ऐसे में समर्थन करना पड़ेगा। और जहां तक है कि समर्थन में मुस्लिम पक्ष भी है, क्योंकि दावा उनको भी अपना जो उन्होंने रखा है, जो उन्होंने दावा किया है, उसकी सत्यता का पता आखिर कैसे लगेगा अगर कार्बन डेटिंग नहीं होती है तो। और दूसरी बात, जिस तरह से मैं बता भी रहा था कि लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा नहीं है, वो शिवलिंग है। इस बात के पुख्ता होने का सिर्फ एकमात्र यही विधि है कि कार्बन डेटिंग कराई जा सके। और अब इसको लेकर जो याचिका दायर की गई है उस पर अब 21 जुलाई को सुनवाई होगी, यानी कि इस पर भी सुनवाई अब तय हो गई है, इसको लेकर भी डेट आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पर सुनवाई में क्या कुछ फैसला लिया जाता है और अगर कार्बन डेटिंग कराई जाती है तो उसको लेकर क्या समय सीमा रखी जाती है कि कितने दिन में इसको पूरा करना होगा, कब तक इसकी जो पूरी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट के समक्ष रखनी होगी। अब इन चीजों को देखना अभी बाकी है। बिल्कुल के राणा, आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है और ऐसे में एक दरअसल जिस तरीके से वाराणसी में भी आज सुनवाई चल रही थी, जिला अदालत में सुनवाई होनी थी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इसको लेकर भी अभी सुनवाई होनी है 4 बजे तक। ये माना जा रहा है कि आज जो सुनवाई पूरी होने के बाद, यानी कि जो हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है वो आज सभी बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश करेगा और आज जो सुनवाई है वो खत्म हो जाएगी। और ये देखना होगा कि फैसले का इंतजार अब सभी को है कि अब इस सुनवाई के बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है, कोर्ट आगे क्या कुछ कहता है, क्या फैसला सुनाएगा या सुरक्षित रखा जाएगा। इसलिए आज सबकी नजरें इस फैसले पर टिकी हैं कि आखिर आज फैसला क्या आता है या सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। इन चीजों को अभी देखना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी के राणा ने बताया कि किस तरीके से आज सुनवाई होनी है 4 बजे वाराणसी में और दूसरी तरफ जो है 7 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी अब रुख कर लिया है। अगली खबर का और रुख करेंगे। मध्य प्रदेश की धार खरगोन की सीमा पर स्थित खलघाट पर एक यात्री बस नर्मदा नदी में गिर गई है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। बस इंदौर से पुणे की ओर जा रही थी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई मंत्रियों ने दुख जताया है। मिश्रा ने बताया है कि बस में कुल 14 लोग सवार थे, सभी 14 की मौत हो गई है। सभी मृतकों की पहचान भी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। वहीं हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। तो खरगोन जिले में नर्मदा नदी में बस गिरी है जिसमें बड़ा हादसा हो गया, आपको बता दें। तो 15 लोगों को जिंदा बचाया जा चुका है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। पीड़ित परिजनों के लिए महाराष्ट्र सीएम का ऐलान, 10 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनकर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। दिनकर, जिस तरीके से खरगोन जिले में नर्मदा नदी में ये बस गिरी है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? ये है योगेश कि अभी एकनाथ शिंदे ने 10 लाख रुपए देने का घोषणा किया है। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस पर संवेदनाएं व्यक्त की है। उधर शिवराज सिंह चौहान ने भी घायलों को 2-2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं अभी क्रेन के माध्यम से जो बस है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल दिनकर, इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 55 लोग सवार थे लगभग, और जिसमें से 13 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, उनके शव भी निकाल लिए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बताया जा रहा है कि लगातार जारी है। जी। कितने लोगों के बचने की संभावना या कितने लोगों को अभी तक बचाया जा सका है? देखिए, वहाँ पे चश्मदीदों का कहना है कि नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है और लोगों की बचने की आशंका न के बराबर बताई जा रही है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हम कुछ कह नहीं सकते इस चीज पे। बिल्कुल दिनकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिजनों के लिए जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है, जो सुबह खबरें सामने आई थी कि दरअसल मृतकों की पहचान नहीं हो पा रही थी, क्या अब तक पहचान हो सकी है क्या? कि हाँ, 13 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिनके नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत वहीं शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बस में जो 55 लोग सवार थे, उन्हें 15 लोगों को जिंदा बचाया जा चुका है और 13 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी फिलहाल जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम करने में जुटी हुई हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस मतदान में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी, सीएम योगी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत सभी सांसदों और विधायकों ने वोट डाला है। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी तय मानी जा रही है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं महज 14 दलों का समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3.62 लाख वोट ही मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मुर्मू और सिन्हा के बीच मुकाबला है। मुर्मू या सिन्हा, कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये आने वाला वक्त बताएगा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी आज मतदान किया है। मतदान लगातार जारी है, 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी अपना वोट डाला है। तो मुर्मू या सिन्हा, कौन मारेगा बाजी, बड़ा सवाल उठ रहा है। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मतदान किया है और अब बरेली से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। खबर यह है कि बंदरों के एक झुंड ने एक नवजात को पिता की गोद से छीनकर छत से नीचे फेंक दिया, जिससे 4 महीने के इस नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गर्मी के चलते नवजात के पिता उसे छत पर ले गए थे। वहां वो गोद में समेटकर बच्चे को घुमा रहे थे और इतने में बंदरों के बदहवास झुंड ने उन पर हमला बोल दिया। हड़बड़ी में पकड़ कमजोर हुई तो बंदरों ने उनके बेटे को छीना और हवा में उछाल दिया। 3 मंजिल से नीचे गिरने के बाद 4 महीने के इस मासूम की बेहद दर्दनाक मौत हो गई। मैं रात के समय में ड्यूटी करके आया शाम के टाइम, तो लाइट आ नहीं रही थी, इन्वेटर वगैरह डाउन था, तो मैं बच्चे को लेकर ऊपर छत पे घुमाने के लिए आया हवा। इतने में ही 2-4-5 बंदरों का झुंड आया और मुझ पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरी गोदी से बच्चे को छीन लिया उन्होंने। और जब मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो उसने छज्जे पे से बच्चे को नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। कितने बच्चे थे आपके? मेरे पास 2 बच्चे थे, छोटा वाला है। तो बंदरों के आतंक से बरेली का दिल दहला है, ये कह सकते हैं। 4 महीने के नवजात को बंदरों के झुंड ने नीचे फेंक दिया। 3 मंजिल से बच्चे को बंदरों के झुंड ने नीचे फेंका, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। दरअसल बच्चे को उसके पिता छत पर लेकर के टहला रहे थे और उसी समय 4 महीने के नवजात को बंदरों ने नीचे फेंक दिया। दरअसल बंदरों का एक झुंड आता है और नवजात बच्चे के पिता पर हमला कर देता है और बच्चे को उससे छीनकर हवा में उछाल देता है, जिसके बाद बच्चा 3 मंजिल इमारत से नीचे गिरता है और मौके पर ही बच्चे की मौत हो जाती है। तो 4 महीने के नवजात बच्चे की दर्दनाक मौत का मामला ये सामने आया है बरेली से, जहां पर पिता के हाथ से
मासूम की जान को बंदरों के झुंड ने छीन लिया है। बंदरों के आतंक से इस मासूम की जान चली गई। 4 महीने के नवजात को बंदरों के झुंड ने 3 मंजिल इमारत की छत से नीचे फेंक दिया। पिता के हाथ से मासूम की जान छीन ली बंदरों ने। 3 मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बंदरों ने बच्चों को हवा में उछाला और बच्चा नीचे जा गिरा। 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरने के बाद बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बरेली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली के दुनका क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर बंदरों का आतंक देखने को मिला है। गाजियाबाद टीला थाना टीला मोड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई है और वो घायल हो गया है, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आज 18/7/2022 को सुबह लगभग 6:30 बजे बंदला नहर चेक पॉइंट पे थाना टीला मोड़ का चेकिंग चल रहा था, जिसके दौरान एक बाइक और एक बाइक सवार व्यक्ति ने चेकिंग देख के संदिग्ध रूप से वहीं से भागने के लिए कोशिश किया। वहीं से भागते हुए इसी रास्ते से आया और इधर RLS इंग्लिश स्कूल मोड़ पे टर्न करते हुए वो फिसल के गिर गया। तो पीछे आया पुलिस टीम के ऊपर, उन्होंने उठकर फायर किया। जवाबी फायर में अपना स्वयं रक्षा के लिए हमारा पुलिस टीम भी वापस जवाबी फायर किया, जिसमें से उनको एक गोली बाएं पैर में। गाजियाबाद से खबर सामने आई है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने हमला किया, भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग करने की, जिसके जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि बदमाश को उसके बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और गाजियाबाद का यह पूरा मामला है। दरअसल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इस दौरान बदमाश ने पुलिस को देख करके भागने की कोशिश की और इसके साथ ही पुलिस पर गोली भी चलाई। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। दरअसल जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और जिसके बाद बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो गाजियाबाद पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। बदमाश के पैर में गोली लगी और बदमाश को धर दबोचा गया। रांची में श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से नाटक हरिमोहन का सपना प्रस्तुत किया गया। हरिमोहन को ऐसा लगता है कि मेरी मां भगवान की पूजा अनावश्यक रूप से करती है और इसी को लेकर नाटक के निर्देशक और संयोजक ने बताया कि यह नाटक महर्षि अरविंद की जीवनी पर आधारित है। आज यहाँ पे मयूरी प्रेक्षागृह में मातुश्री मनोरमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से अरविंद सोसाइटी के हेहल शाखा के द्वारा नाटक हरिमोहन का सपना प्रस्तुत कराया जा रहा है और हम मासूम आर्ट ग्रुप डाल्टनगंज से हैं और मासूम आर्ट ग्रुप के द्वारा हरिमोहन का सपना नाटक की प्रस्तुति कुछ ही देर में बस अब की जाएगी यहाँ पे मयूरी प्रेक्षागृह में। ये नाटक महर्षि अरविंद के जीवनी पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि अरविंद जब क्रांतिकारी थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया था, तो कारावास के दौरान उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात किया, उनसे वार्तालाप की। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वे वार्तालाप कैसे कर सकते हैं, तो स्वप्न को एक माध्यम माना गया। जिसमें हरिमोहन का सपना महर्षि अरविंद के द्वारा रचित ये नाटक, जिसमें हरिमोहन को लगता है कि मेरी माँ अनावश्यक
भगवान की पूजा करती हैं और मक्खन भोग लगाती हैं और उसको बैठे बैठे सब मिल जाता है और मुझे मिलेंगे भगवान तो मैं मरम्मत करूँगा। भगवान स्वप्न में आते हैं और उसकी शंका का निवारण करते हैं और वही पूरे रात भर जो स्वप्न होता है हरिमोहन का कृष्ण भगवान के साथ, उसके जो संवाद है ये श्री अरविंद के लिखे हुए हैं और इसमें एक संवाद बड़ा अच्छा है जो एक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। विधायक और राज्य सरकार के कई मंत्री सदन में पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। वहीं इस दौरान सबकी नजरें बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार पर जा टिकी हैं। दरअसल मिथिलेश कुमार वोटिंग के लिए स्ट्रेचर पर आए हैं। पिछले महीने उनका एक्सीडेंट हो गया था। सड़क हादसे में वह बुरी तरह से घायल हो गए थे और इसके बावजूद उन्होंने वोटिंग किया है। तो राष्ट्रपति चुनाव का मतदान लगातार जारी है और लगातार सदस्य जो हैं विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, वो अलग अलग जगह यानी लोकसभा और विधानसभा पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। वहीं पटना में राष्ट्रपति चुनाव का भी मतदान जारी है। पटना में भी लगातार लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। स्टेशन पर लेटकर बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार भी पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना मतदान किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। विधायक और राज्य सरकार के कई मंत्री सदन में पहुंचकर मतदान कर रहे हैं और इस दौरान सबकी नजरें बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार पर जा टिकी हैं। दरअसल मिथिलेश कुमार वोटिंग के लिए स्ट्रेचर पर आए और पिछले महीने उनका एक्सीडेंट हो गया था। सड़क हादसे में वह बुरी तरह से घायल हो गए थे और इस बावजूद उन्होंने वोटिंग डाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।